प्यारे साथियों, मैं शिव कुमार आपके अपने चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम आपको सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है, छठा प्रैक्टिस सेट है हमारा। यहाँ पर हम आपको सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ्स पेपर सेकंड से संबंधित सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो आपको हम कराएंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास? पहला प्रश्न ये कहता है, पहले प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति को 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। कितना लगते हैं? 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। यदि वह उसी चाल यानी वह अपनी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है तो उसी दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कितना अधिक समय लगेगा? कितना समय अधिक लगेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का? देखो, सबसे पहली बात कि व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की है व्यक्ति ने, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यानी कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो कितनी दूरी तय की गई है? दूरी तय की है 140 किलोमीटर। ये हो गया व्यक्ति ने दूरी कितनी, डिस्टेंस कितनी तय की। समय क्या लगा हुआ? समय जो हमारे पास में है, समय क्या दिया हुआ? समय है 3 सही 1/2 घंटा, यानी कि 3/1/2 आवर्स, यानी कि इसको आप 7/2 आवर्स कह देंगे, 7/2 घंटा कह देंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है कि जो चाल होता है वो क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल जो होता है वो दूरी बटा समय होता है। अब दूरी कितना तय किया है? दूरी तय किया हुआ है 140 किलोमीटर। समय क्या है? समय है 7/2। इसको ऐसा लिख लेंगे कि 140 गुना 2/7 कर देंगे। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 होता है और 20 दूना कितना हो गया? 40, यानी ये चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। अब जो हमारे पास नई चाल क्या होगी? नई चाल क्या बन जाएगी? अब नई चाल क्या बनेगी? देखो क्या करता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देता है? कम कर लेता है। तो नई चाल क्या बनेगी? जो हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनी है, इसमें से आप 5 किलोमीटर क्या कर दीजिए? घटा दीजिए प्रति घंटा। ठीक है, तो कितनी बन गई? अब बन गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर पर आवर्स बन गई। अब क्या होगा कि नया समय क्या लगेगा? तो नया समय क्या बन गया? देखो, समय बराबर कितना बन गया? समय जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। दूरी कितना हमारे पास? वही है 140 किलोमीटर, और चाल क्या बन गया? अब चाल बन गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 से जब आप 140 को काटेंगे तो ये इसको 4 बार काट देगा, यानी कि 4 आवर्स, 4 घंटे आपका नया समय आ गया। लेकिन व्यक्ति द्वारा समान दूरी को तय करने में लिया गया अधिक समय, कितना अधिक समय उसने लिया है? तो अधिक समय हम इसमें निकालेंगे तो अधिक समय कितना लिया है उसने? 4 घंटे में से आप क्या करेंगे? 3 सही 1/2 घंटा जो है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, इतने आवर्स वैल्यू आ जाएगी। यानी वैल्यू बना हमारे पास में कि 4 में से 7/2 माइनस कर दिया। क्या बना? इसका एलसीएम तो 2 आ जाएगा, 4 दूना 8 माइनस कितना हो जाएगा? 7, नहीं 8 माइनस 7/2 बन जाएगा, यानी 1/2 घंटा आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन क्या है? समय मिनट में पूछा गया है, तो 1/2 घंटा मतलब क्या होता है? 1/2 घंटा मतलब क्या? 1/2 गुना क्या कर लीजिए? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कितना बन गया? 30 मिनट आंसर आ गया। तो 30 मिनट आपका क्या बन गया? आंसर बन जाता है। ये बन गया आपका फाइनल आंसर, और ये चला गया सी पार्ट के साथ। सी क्या बन गया? सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर
सेकंड क्या कहता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जो मैथ्स पेपर 2 के लिए CTET का जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हैं, जितने भी आपको अभी इस वीडियो में कराए जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 12500 में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आप देखें ये है 12500, इसको आप क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड की तरह से इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि 1 1 जा 1 होता है, ठीक है, क्या उतार लेंगे नेक्स्ट में 25, अगला पेड़ उतार लेंगे, 1 को 1 में ऐड करें, ठीक है, यानी या यहाँ लिख लें आप 1 में 1 को ऐड करें तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, नहीं 1 में 1 प्लस कर देंगे 2 बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा इसका एक डिजिट छिपा लेंगे 5 वाला, 2 से इसको डिवाइड करें, 2 एकन 2 होता है तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 21 का 1 में चलाएंगे तो 21 1 जा 21 ही आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, अगला पेड़ उतार लेंगे 0 का, कितना होगा 400 हो गया। जो अभी हमने वैल्यू चलाया था उसी को इसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब ऐसे छिपाएंगे इसको कितना 0 को तो 40 बचेगा, तो 22 का वैल्यू मैक्सिमम 2 बार चल सकता है, 22 दूना 44, क्योंकि हमें इसमें क्या है ये कहता है कि क्या जोड़ें, तो यानी इससे ज़्यादा वैल्यू हम लेके चलेंगे, तो ये वैल्यू बन गई 444। क्या बचा माइनस कर देंगे इसको तो माइनस के 44 बचेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस के, ये जो शेष फल बचा, ये जो रिमाइंडर बचा यानी कि 44 जो बचा हमारे पास, अगर ये 44 इसमें होता यानी कि जो संख्या प्राप्त होनी चाहिए थी, ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास, वो होती 12500 में 44 अगर ऐड होता तो संख्या बनती 12544, ठीक है। ये वो संख्या बनती जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला जा सकता है, यानी अंडर रूट निकाल सकते हैं हम इसका, अंडर रूट 12544, यानी कि इसका अगर अंडर रूट निकालते हैं तो इसका अंडर रूट एक्चुअल में 112 निकल के आता। ये बात क्लियर होगी। अब जो नंबर हमारे पास आया वो 44 आया, नंबर जो आया वो 44 आया है कि जिस संख्या को जोड़ने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तो उसके क्या चाहिए हमें, उसके अंकों का योग चाहिए, अंकों का संख्या के अंकों का, कौन संख्या थी 44, यानी कि 4 + 4 कर देंगे तो आंसर 8 प्राप्त हो जाएगा। बस यही आंसर था, इतना सा ही निकालना था, आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया राइट आंसर। क्लियर हुआ, अंकों का योग कितना बन गया, अंकों का योग बन गया 8। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगला वाला भी। क्या दिया हुआ है, ये कहता है कि आपके पास में 2 रेखाखंड हैं, 2 लाइन सेगमेंट है AB और CD, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं किसी बिंदु O पर, यानी ये आपका AB है, ये आपका CD है, ये दोनों जो है O पॉइंट पर कट करते हैं। चलिए यदि एंगल आपका OAC 60 डिग्री हो, OAC ये वाला ये 60 डिग्री है, और आपका OCA ये 70 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि एंगल OBD जो है, यानी ये जो एंगल आपका है ये 90 डिग्री है, तो आपको ODB, यहाँ पर OBD 90 है और आपको ODB यानी ये वाला एंगल निकालना है। मान लिया ये X एंगल है जो आपको निकालना है, वो एंगल हमने X मान लिया। चलिए कैसे सोल्व करेंगे आप इसको, देखिए अगर हम ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल AOC की बात करें तो क्या होता है कि ट्राइंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। इसे मान लेना Y, ऐसे मान लिया हमने, तो क्या बन गया 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस Y एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो Y डिग्री एंगल बनेगा, या एंगल Y बनेगा, वो क्या बनेगा 180 में से 7 6 13 होता है, 130 माइनस कर दें तो वैल्यू 50 आ गई, यानी ये जो एंगल है ये कितने का आ गया, ये 50 डिग्री का आ गया, 50 का आ गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी कितने का हो जाएगा 50 का हो जाएगा। क्लियर हुआ।
चलिए इस प्रकार से ये एंगल हमारे पास में, ये जो वाला एंगल इसको हमने मान लिया z मान लिया, तो कितना हो गया y इजिकल टू जेड हो गया इजिकल टू 50 डिग्री। यानी ये जो दोनों एंगल हमारे पास में है ये कितने बन गए हमारे पास में, ये दोनों एंगल हमने कैसे 50 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये हमारा 50 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे अब आप लेंगे किस में लेंगे कि इन ट्राइंगल ऑफ किस में लेंगे, इट मीन्स ODB में लेंगे। क्या कहेंगे कि सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 होता है, एंगल्स का सम जो होता है क्या करेंगे x डिग्री और कितना हुआ 50 प्लस 90 मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। अब जो एंगल x आपका निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 9 5 14 होता है, 180 में से क्या कर दीजिए उधर जाके 140 माइनस कर दीजिए, तो एंगल x निकल के आ गया 40 डिग्री का। और एंगल x ही क्या माना था हमने, एंगल x किसको माना था, यानी कि जो हमने एंगल कौन सा था इसमें आपका ODB था, इसे ही आपने x डिग्री यानी एंगल x माना था, तो ये क्या निकल के आ गया ODB निकल के आ गया कितना 40 डिग्री। ये बन गया आपका आंसर बन जाता है, आंसर चला गया C पार्ट के साथ में, C आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि EF और V क्रम से किसी बहुफलकों के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याएं हैं। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में यानी EF V आर द नंबर ऑफ द फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस रेस्पेक्टिवली ऑफ ए पॉलीहेड्रन। कहते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कथन कौन सा सत्य है हमारे पास में इस दी गई वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो हम यूलर फॉर्मूला जानते हैं, यूलर फॉर्मूला जानते हैं, तो यूलर फॉर्मूला से हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूलर फॉर्मूला या यूलर के सूत्र के आधार पर, यूलर फॉर्मूला के आधार पर हमने क्या पता है कि F कौन सा प्लस V और माइनस E मिल के 2 बनाते हैं। F प्लस V माइनस E इजकल टू क्या होता है 2 होता है। देख लीजिए कहाँ पर है, ये हमारा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, F प्लस V माइनस E इजकल टू कौन सा C पार्ट में जा रहा है, ये वाला पार्ट C पार्ट एक आपका राइट आंसर बन जाता है। बस यूलर फॉर्मूला याद रखना था, आंसर बन गया C पार्ट। इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यूलर फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन नॉट बी ड्रॉन यूजिंग ओनली स्केल एंड कंपास। यानी कि निम्न में से कौन सा कोण केवल स्केल और कंपास का प्रयोग करते हुए नहीं खींचा जा सकता, नहीं खींचा जा सकता। नहीं की बात कर रहा है, हाँ कि नहीं, नहीं की बात करता है। देखो ये एंगल है 15 डिग्री, इसे आप खींच सकते हैं, 105 को भी खींच सकते हैं, 135 भी खींच सकते हैं, लेकिन 40 डिग्री को नहीं खींच सकते। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा गया, यानी कि जिसको आप 40 डिग्री, इस एंगल को आप स्केल और कंपास का यूज करते हुए नहीं खींचा जा सकता। छोटा सा क्वेश्चन था, आंसर कंप्लीट हो गया 40 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 6, ये कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप अगर 45 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इफ द मेजर ऑफ द वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 45 डिग्री देन द नंबर ऑफ ए साइड्स विल बी कितनी हो जाएगी। तो छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप उसे ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखो क्या होगा कि समबाहुभुज में कुल बाह्य कोणों की जो माप है वो 360 डिग्री होती है, और समबाहुभुज का एक कोण दिखा रखा है इन्होंने, कितना 45 डिग्री दिखा रखा है। तो वैल्यू क्या होते हैं, यानी कि अगर हम समबाहुभुज में भुजाओं की क्या निकालते हैं, भुजाओं की संख्या निकालते हैं, भुजाओं की संख्या निकालते हैं, तो क्या करते हैं 360 को दिए गए एंगल से डिवाइड कर देते हैं, और दिया गया एंगल इसको 8 बार काट देगा, सीधा सीधा 8 बन गया आपका आंसर। बी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर, छोटा सा फॉर्मूला है, भुजाओं की संख्या निकालनी है आपको, तो 360 को दिए गए एंगल से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, भुजाओं की संख्या निकल जाएगी।
क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। ये कहता है एक ट्राइंगल हमारे पास दिखा रखा है इस प्रकार का, ABC ट्राइंगल हमारे पास में है, में O बिंदु जो है, ये O पॉइंट जो है BC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, यानी कि OC इज इक्वल टू क्या बन गया, OB बन गया, OC इज इक्वल टू OB बन जाता है। OA बराबर OB क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी OA की वैल्यू जो है वो OB के बराबर है। अगर OA की वैल्यू OB के बराबर है तो इसका मतलब OA की वैल्यू OC के बराबर भी हो, क्योंकि दोनों भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि आपको OBA 54, OBA जो है वो कितना है 54 डिग्री दे रखा है। अगर ये 54 है OBA ये वाला एंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ, OAB भी ये भी 54 होगा। क्लियर हुआ? आपको एंगल OCA फाइंड करना था, O आपका C और A इस एंगल की बात कर रहा है, ये आपको फाइंड करना। मान लिया ये एंगल X था। क्लियर? छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो हम इसको सोल्व करेंगे, किसमें देखेंगे कि अगर आप देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दो बातें दिखा रखी हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमारे पास O मिड पॉइंट है, नहीं O इज क्या दिखा रखा है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। अगर O मिड पॉइंट है BC का तो इसका मतलब ये हुआ कि OB जो है वो OC के बराबर है। अब क्वेश्चन में ये गिवन भी है कि OA बराबर OB भी है। अगर OA OB के बराबर है तो इसका मतलब बराबर OC भी होगा। ठीक है, चलिए दो एंगल आपस में बराबर दिखा रखे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हम ये देखें इन ट्राइंगल, किस में देखें, इन ट्राइंगल कौन से में, इट मीन्स OAB में। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, इसे y मान लेते हैं। क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के फॉर्मूले के आधार पर, थ्योरम के आधार पर ये कितना बन जाएगा, 54 प्लस 54 बन जाएगा, यानी ये 108 डिग्री बन गया। अगर ये 108 डिग्री है, ये हमने x मान लिया, तो ये भी कितना होगा, ये भी x ही होगा। क्लियर? तो अब क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल OCA में देखें, क्या कहेंगे कि x डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस 108 डिग्री मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 108 बन जाएंगे, बन गए। ये क्या बन गया, 72 बन गया, 2x के बराबर आ रहा है। x निकालेंगे तो 72/2 बन जाएगा, 2 से काट देंगे इसको, कितना बन गया, 36 बार कट गया, यानी कि जो एंगल x है वो कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। ठीक है, यही वैल्यू क्या है, एंगल XC किसे माना हमने, एंगल OCA को माना था, बन गया 36 डिग्री। आंसर बन गया, आंसर चला गया C पार्ट के साथ। C इज योर राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 ये कहता है हमारे पास में कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज के विकर्णों की जो लंबाई है वो क्रम से 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर, ये हमें समचतुर्भुज दिखा रखा है। एक लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हम जानते हैं द डायगोनल ऑफ कितना, हमारे पास रोम्बस जो है बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो ये क्या होगा, अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5, ये 24 है तो ये 12 और ये भी 12 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ कितना, समचतुर्भुज, यानी रोम्बस की प्रॉपर्टी के आधार पर ऐसा होगा। क्लियर हुआ? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल किसमें, हमें तो परिमाप निकालना है, परिमाप कितना होगा, यानी कि इसका परिमाप निकालेगा। अगर एक भुजा आपने ये निकाल ली AB, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक को निकाल ली, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इन ट्राइंगल किसमें निकाल लें, OAB में, OAB में निकाल लें या AOB कह लें। तो इन ट्राइंगल OAB में क्या कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, चलिएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता है। तो कितना बन गया कि AB का जो स्क्वायर होगा OA का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, OB का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या है, OA कितना दिया है, 12 का स्क्वायर,
ये क्या दिया 5 का स्क्वायर, ये तो 144 हो गया, ये 25 हो गया, कितना बन गया 169 हो गया। ये निकल के आ गया ए बी के स्क्वायर के इक्वल निकल रहा है। ये सभी क्या निकल रहा है ए बी के स्क्वायर के। ए बी क्या निकलेगा, ए बी क्या निकलेगा अंडर द रूट ऑफ 169 होगा, यानी कि ए बी का आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें परिमाप चाहिए था, हमें समचतुर्भुज का परिमाप चाहिए। समचतुर्भुज जो हमारे पास दिखा रखा है, जो हमारे पास चतुर्भुज दिखा रखा है, ठीक है। हाँ, हमें क्या चाहिए, इसका परिमाप चाहिए। जो समचतुर्भुज है इसका हमें चाहिए परिमाप। वो था 4 गुना भुजा के, 4 गुना भुजा के। भुजा कितनी है ए बी, क्योंकि यहाँ तो सब बराबर होता है, ए बी बराबर बी सी होता है और बराबर सी डी होता है, बराबर डी ए होता है, सभी बराबर होते हैं इसमें। इसका मतलब 4 में आप 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 चौका बन गया 52 सेंटीमीटर, और यही बन गया आपका आंसर। 52 सेंटीमीटर बन गया आंसर, और आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में। बी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 22 सेंटीमीटर की धातु की एक ठोस बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 मिलीमीटर, ध्यान दीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर यहाँ मिलीमीटर है, त्रिज्या का एक बेलनाकार तार बनाया गया। तार की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जहाँ सेलेक्ट लिखे, जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिएगा, जो तार की लंबाई है, मान लेते हैं, मान लिया जो तार की लंबाई है क्या हो जाती है, तार की जो लंबाई है उसे आप h सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब जो तार की त्रिज्या दिखा रखी है, यानी कि तार की त्रिज्या या रेडियस कह लीजिए, वो कितनी है हमारे पास में 2 मिलीमीटर है, mm है, मतलब 2 हम 10 कर दें इसको, 2/10 सेंटीमीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगी। चलिएगा, अब जो छड़ की रेडियस है, अगर छड़ की रेडियस की बात करें, छड़ की रेडियस की बात करें, यानी जो आर छड़ की रेडियस जो हमारे पास में है वो कितनी है, वो इक्वल टू आर मान ले तो वो कितनी है 1.2 सेंटीमीटर है। छड़ की जो लंबाई हमारे पास में है कितनी है, लंबाई कितनी है हमारे पास में 22 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो, बेलनाकार तार का आयतन और बेलनाकार छड़ का आयतन दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जो बेलनाकार तार है का आयतन या वॉल्यूम कह लीजिए बराबर हो जाएगा किसके, बेलनाकार छड़ के आयतन के। इक्वल हो गया। पॉइंट क्या बना, देखो यार, फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये फॉर्मूला होता है बेलन का फॉर्मूला, आयतन का जो है वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, पाई बेलनाकार तार की बात कर रहा है, तो तार की जो रेडियस है वो तो 2/10 हो गई। हाँ, जो लंबाई है वो हमने क्या, या एच जो है वो क्या हमारी लंबाई एच की कितने, एच हमने मानी हुई है, तो पाई इंटू 2/10 की पावर 2 और गुना कितना हो गया, एच हो गया। इधर क्या बना, पाई इंटू ये 1.2 की पावर 2 और गुना एच है 22, तो पाई से पाई तो कट गया, ठीक है, पाई से पाई तो वैल्यू कट जाएगा। अब क्या होगा, ये वैल्यू उधर जाके क्या बन जाएगी, देखो इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसको आप 0.2 भी कह सकते हैं कि भाई एच जो निकलेगा 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 22 और बटे कितना होगा 0.2 और 0.2 हो जाएगा। इन पॉइंटों से आप ये काट सकते हैं, ठीक है। इस 2 से आप इसको 11 बार काट सकते हैं, इस 2 से इसको आप 6 बार काट सकते हैं। तो एच जो बन जाएगा वो 12 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 11 बन जाएगा।
ठीक है, इतने सेंटीमीटर हो गया। तो 12×72 इंटू 11 करेंगे तो आंसर बचेगा 792 सेंटीमीटर। हाइट यानी h निकल के आ गया 792 सेंटीमीटर, यानी ये बी पार्ट को चला गया आपका आंसर। 792 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर बन जाता है। तार की लंबाई बन गई 792 सेंटीमीटर हमारे पास बन जाती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार ब्लॉकों को सिरों से मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया। इस प्रकार प्राप्त ठोस की पृष्ठ को 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिएगा। देखो ये कहता है प्रत्येक घनाकार ब्लॉक की जो लंबाई है, जो घनाकार ब्लॉक की जो लंबाई हमारे पास, जो घन जो हमें दिखा हुआ है, इसमें जो घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, घनाकार ब्लॉक की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। घनाकार ब्लॉकों की, ब्लॉक कह लीजिए, ब्लॉकों कह लीजिए, ब्लॉकों की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 5 हमारे पास घनाकार ब्लॉक की कुल लंबाई कितनी होगी? अगर हम 5 घनाकार ब्लॉक हैं तो 5 हमारे पास जो घनाकार ब्लॉक हैं, 5 जो हमारे पास घनाकार ब्लॉक हैं, 5 घनाकार, इट मीन्स ब्लॉकों की कुल लंबाई की बात करें कितनी हो जाएगी? कि कुल लंबाई की बात करें तो 10 पंजे क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गई। बात हो गया। चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिएगा। अब ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाती है सिर्फ 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्योंकि घनाकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया? अब ये जो घन है ये क्यूबॉइड की शेप में चला गया। क्या बन गया? इट मीन्स घनाकार जो ठोस बन गया, जो एक क्यूबॉइड का शेप ले लेगा। अब ये घनाकार ठोस एक ही क्या बन गया? इट मीन्स क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड का क्या बन गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB + BH + HL होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, 2 ऑफ LB की अगर बात करें तो 50 × 10 होगा। लेंथ कितनी है? 50 L, और B कितना है? यानी ये हमारा ब्रेथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ है, ये हमारा हाइट है, और ये जो 50 था ये हमारा क्या था? ये हमारा लेंथ था। ठीक है, अच्छा प्लस कर दें। BH की बात करें तो वो भी 50 × 10 ही होगा, 50 × 10 ही होगा। प्लस ऑफ HL की बात करें, H 10 है, L हमारे पास कितना है? ये हमारे पास कितना हो गया? HL की बात करें तो ये वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास में? हाँ, LB बन गया, BH बन गया हमारे पास में। अच्छा ठीक है, हाँ पहले केस की जो लंबाई थी हमारे पास में, हाँ ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू बन गई। ये LB बन जाता है हमारे पास में, L और B बन जाता है। ये L नहीं होगा, L ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ये L बन जाएगा। इसको हटा देंगे फिलहाल, अभी इसको हटा देंगे, वो तो एक ब्लॉक की बात कर रहा है। चलो, ये क्वेश्चन में क्या था हमारे पास में, तो ये क्या बन जाएगा? वैल्यू बन गया 10 × 10 बन जाएगा। क्लियर? चलिएगा, क्या करते हैं, 500 तो ये हो गया, और 500 ये बन गया, और 100 ये बन गया। 10 दाम 100 होता है। ठीक है, 10 दाम 100 होता है हमारे पास में। तो LB हमारे पास बन गया, ठीक है, और BH हमारे पास बन गया, और HL हमारे पास बन गया। क्योंकि ये हमें कह रहा है कि घनाकार ब्लॉक की जो लंबाई है वो कितनी है? हमारी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। L की बात यहाँ से होगी। चलिएगा, तो 10 दाम H और L हमारे पास, H हमारा 10 है, 10 ये रहा है, 10 दाम 100 बन गया हमारा। तो कितना बन गया? 6000 और 1100 और गुना 2 बन गया, तो 2200 बन गया। टोटल कितना बन गया? 2200 बन गया। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब खर्च क्या दिखा रखा? 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। रंगने में कुल खर्च जो आया, जो रंगने में कुल खर्च जो आया वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे, हमारे पास कितना बन जाएगा कि 10 ×
2200 इतने पैसे आ गया, क्योंकि पैसे में दिया गया है ये। अब पैसे को रुपए बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 10 गुना 2200 आया है, इसको आप 100 से डिवाइड करना, इतने रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 22 धाम 220 रुपीज़ 220 आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो ये चला गया बी पार्ट के साथ में, रुपीज़ 220 आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से कीजिए हर एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको एज इट इज़ मिल सकता है। चलिए क्या कहता है, यदि 10, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 3 का माध्य m है और 2, 5, 3, 11 m और 10 का माध्य p है, तो m प्लस p का मान बताइए क्या होगा। चलो अगर हम पहली बात करें, पहले केस को इसको लेके चलें, अगर माध्य निकालना चाहें, माध्य निकालना चाहें जो कि क्या दिखा रखा है, m दिखा रखा है, तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। किस किस को जोड़ देंगे, 10 को, 4 को, 5 को, आगे कितना 3 है, फिर 2 है, ठीक है, फिर 6 है, फिर 7 है और फिर 3 है। ठीक है, हम 10 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 3, 2, 6, 7 और 3, और बटे कितना कर दिया, क्योंकि क्वांटिटी की 8 आ रही है तो बटे 8 कर दिया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू होगी 40/8 और 8 पंजे 40 होता है, जोड़ देंगे 40 आ जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि m की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगला माध्य अगर p है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर अगला माध्य जो है वो क्या है, p है, नेक्स्ट जो वैल्यू है उसका माध्य अगर p है, तो क्या करेंगे कि 2 + 5 करेंगे, +3 करेंगे, +11 करेंगे, +m करेंगे और +10 करेंगे, और अपॉन इनकी काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ रही है, तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे। लेकिन यहाँ जो वैल्यू निकल के आई है, यानी कि p का जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 31 + m आ रहा है और बटे 6 आ रहा है। अब 31 में 5 जोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू तो ऊपर से 5 निकली है, बटे 6 कर दीजिएगा, तो कितना बन गया, 36/6 हो गया। 6 × 36 होता है, तो p का आंसर कितना निकल के आएगा, p का आंसर 6 निकल के आ गया, 2 आंसर निकल गए। हमें क्या चाहिए, हमें तो m + p फाइंड करना था, m की वैल्यू 5 थी, p की निकल के आएगी 6 और 6 × 5 होता है 11 और 11 बन गया हमारा आंसर। क्लियर? तो 11 आपका 11 इन बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे मेरे और जो प्यारे दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा, जिनसे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और चैनल आपका अपना चैनल है स्टैंडर्ड क्लासेस एग्जाम चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाली वीडियो के लिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि विभिन्न पर्चियों पर 25 से 50 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, 25 से लेकर 50 तक की एक पर्ची पर एक संख्या है और उन्हें एक डिब्बे में रख दिया गया है। या रैंडमली डिब्बे में से एक पर्ची निकाली गई, इस पर्ची पर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर न आने की बात कर रहा है, न आने की प्रायिकता क्या होगी, प्राइम नंबर नहीं आएगा उसकी प्रायिकता क्या होगी। अब 25 से 50 तक की कुल संख्या कितनी हुई है, 25 से 50 तक की अगर कुल संख्या आप निकालेंगे तो कैसे निकालिएगा, संख्या निकालने का तरीका ये होता है कि जो हाईएस्ट नंबर है उसमें से लोएस्ट को हटा दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी 50 में से 25 माइनस कीजिए, 1 प्लस कर दीजिए, आंसर आ गया 26, 26 हो गया। अब ये हुआ कि 25 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर तक कितने प्राइम नंबर तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य जो संख्या होगी यानी प्राइम नंबर जो होंगे वो क्या क्या होंगे। देखो
क्या हो सकता है? 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, है 41 होगा, अगला 43 होगा, अगला 47 होगा। ये सभी क्या होंगे? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होंगी। अगर इनकी हम काउंटिंग करें कि नंबर ऑफ हमारे पास जो प्राइम नंबर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ, अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 हो गए। अब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता और अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता, यानी अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहे तो इसमें से अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता निकालने हैं, न आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो क्या कर देंगे? एक में से अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता जो है वो क्या है? 6/26 है। एक में से घटा दीजिए, है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है वो निकल आएगी। देखो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, यानी ई के ऊपर बार लगा दें, नॉट ई बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये फॉर्मूला होता है। इसके आधार पे आप किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। चलिए, हाँ क्या बन गया क्वेश्चन? देखो 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 से 2 1 2, 2 दिया 6, मतलब 1 माइनस 3/13 हो गया। अब 13 हो गया एलसीएम, तो कितना बन गया? 13 माइनस 3 क्या बन गया? 10/13। ये क्या बन गया? आंसर बन गया। 10/13 वो नंबर होगा जहाँ अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता बताई जाएगी। तो बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन गया। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, मेरे बहनों भाइयों को सभी को ये वीडियो पहुंचाइएगा, ठीक है, जिससे उनको आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके। चलिए, आपका अपना चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्जाम, इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो आने वाली वीडियो होगी वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 11? नंबर 11 से डिविजिबल कौन सा नहीं है, ये बताना। अब 11 से डिविजिबल का रूल क्या है? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, यदि किसी संख्या के जो इवन प्लेस हैं, जो इवन प्लेस हैं और जो ओड प्लेस है, उन पे देखना। इवन और ओड प्लेस, यानी कि इवन प्लेस के अंकों का योग, यानी कि इनका इवन प्लेस का सम कर लीजिए और ओड प्लेस का सम कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इवन प्लेस का सम और ओड प्लेस के जो अंकों का योगफल का डिफरेंस जो है, क्या है? उनका जो डिफरेंस है हमारे पास में, जो डिफरेंस हमारे अंतर जो है, ठीक है, वो अंतर जो हमारे पास में है, वो जो अंतर निकल के आएगा वो क्या होना चाहिए? वो या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, या वो क्या होना चाहिए? या तो वो क्या होना चाहिए? 11 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? या वो 0 होना चाहिए। रूल ये है, ठीक है। अच्छा, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलो पॉइंट देखते हैं। जैसे इस नंबर को देखा हमने पहले, क्या कहता है? ये तो हो गया 1 सेकेंड, ये 3rd 4th, ये 5th, ठीक है, ये 6th, 1 2 3 4 5 6। तो पहला नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा। अब देखो अगर हम इसकी बात करें कि हम यहाँ पे इवन प्लेस किया, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 2 4 6, यानी कि 1 1 2 और 1 3, यानी यहाँ पर इवन प्लेस का सम 3 है, ओड प्लेस का सम 3 है। 3 में से 3 हमारे पास में क्या कहता है? अगर हमारे पास में रूल जो हमारे पास ये कहता है क्वेश्चन में कि अगर हम यदि किसी संख्या के इवन प्लेस के अंकों का योगफल और हमारे पास ओड प्लेस के अंकों के योगफल का अंतर 11 से विभाज्य हो, या हमारे पास क्या हो जाए? 0 हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। ये कह रहा नहीं होती है, नहीं की बात कर रहा है,
देखो ये तो हो जाएगी क्योंकि 3 माइनस 3 जीरो हो गया, आ गया, यानी विभाज्य है। ऐसे इसको लेके चलेंगे तो ये भी क्या, देखो पॉइंट इज दिस, हमारे पास ये विभाज्य है। ऐसे इसको लेके चलेंगे तो ये भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी अगर हम लेके चलें तो ये हमारे पास कितना है, 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, कितना मिला 1 2 3, यहाँ से कितना मिलेगा हमारे पास 1 2 और 3, 3 में 3 गया 0, हो ये भी हो गया। हाँ हम बात करते हैं इसकी 2 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 बार लिखा हुआ है, 3 4 5 6 7। अब ये फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवन्थ प्लेस, ये चला गया इवन नंबर सेकंड, ये कितना होगा फोर्थ, ये 6। अगर हम इवन की बात करें, यहाँ हम ओड की बात कर रहे हैं, तो कितना होगा 2 4 6 8, यहाँ पर कहते हैं 2 4 6। अगर हम बात करते हैं कि हमने ओड प्लेस का सम लिया तो ओड प्लेस का जो सम हमारे पास निकल के आया वो तो 8 आ रहा है। इवन प्लेस का अगर हम सम करते हैं, इवन प्लेस का सम निकला तो वो हमारे पास 6 निकल के आया। डिफरेंस तो 2 आ गया, ना तो 2 11 से विभाज्य है ना 2 0 है। इसका मतलब यही वो संख्या है जो 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर हुआ? इस प्रकार से ये आंसर हो गया, सी पार्ट इसका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। ये क्या कह रहा है कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 किसके इक्वल है, किसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन इजी है, बस सॉल्यूशन करना, आपको इसको सोल्व करना है कि 1 माइनस 1 बटा है, फिर 1 माइनस 1 बटा ऐसे 2 माइनस 1 बटा 3 दिखा रखा। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो 2 माइनस 1 बटा 3 की बात करें तो 3 दूना 6 माइनस 1 करेंगे, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया, 2 दिया 6 माइनस 1 कर दीजिए तो 5 बटा 3 बन गया। इसका मतलब ये वैल्यू अगर 1 माइनस 1 अपॉन की बात करें तो 1 माइनस ये 1 अपॉन कितने बन गया, 5 बटा 3 बन गया ऐसे, जो नेक्स्ट लाइन में बदल जाएगा, यानी 3 बटा 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3 बटा 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब 3 बटे 5 को यहाँ लगे, 5 अगर 5 में 3 गया 2 बटा 5 बन गया, यानी 1 माइनस 1 बटे 2 बटे 5 बन गया। क्लियर हुआ? चलिए ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 माइनस 5 बटा 2 बन जाएगा। अब यहाँ देखें तो 2 एकम 2 माइनस 5, तो यानी कि ये क्या बना, 2 माइनस 5 बना, जो माइनस 3 बटा 2 के इक्वल आ गया। यही बन गया आंसर, माइनस 3 बटा 2 चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं अपने आप में। ठीक है, ये कहता है एक संख्या का 1/6 भाग 28 के आधे से 8 कम है, उस संख्या का 1/4 भाग क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिएगा, पूछा गया, देखो माना जो संख्या हमारे पास में है, अगर हम उस संख्या को x मान ले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहता है कि संख्या का 1/6 बराबर 28 के आधे का 8 कम, क्या बन गया, 28 बटे 2 माइनस 8 बन गया। तो x बटा जो 6 है वो इजिकल टू कितना बन गया, 14 माइनस 8 बन गया। तो x बटा जो 6 है वो इजिकल टू 14 माइनस 8 बन गया। ये क्या होता है, 6 होता है। तो x क्या आ गया, 6 गुना 6 यानी कि 36 निकल के आ गया। अब इस संख्या का यानी कि किसका, संख्या का 1/4 भाग, जो संख्या निकली है संख्या का 1/4 भाग क्या होगा, मतलब 36 का 1/4 क्या होगा, 4 9 36 होता है, यानी कि 9 वैल्यू, क्या वैल्यू, आंसर आ गया 9। आंसर नंबर ए के साथ चला गया, ए बन गया राइट आंसर। क्लियर? इस प्रकार से क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़िएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, कई बार आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा, कई बार आ चुका क्वेश्चन ये। कहता है कि x + 1/x 4 है,
तो x की पावर 4 प्लस 1 पर x की पावर 4 का मान क्या होगा? ठीक है, देखो अगर x प्लस 1/x4 है, हमें x की स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए, तो दोनों ओर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो पहले। ऐसे क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है और प्लस 2ab फॉर्मूला होता है। तो x गुना 1/x कर दें तो ये 4 चौका 16 बन गया। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का प्लस 2ab होता है। तो ये x कट गया, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 जो इधर आके 16 माइनस 2 बन जाएगा, जो 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है और 2ab होता है। ये फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया। चलिए क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है वो 14 बन गया। क्लियर? अब हम क्या करें, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बना है, इसका भी क्या कर दें आप, इसका भी दोनों ओर से क्या कर दें, होल स्क्वायर, यानी पहली इक्वेशन ये बन गई, मान लिया। क्लियर? अच्छा, यहाँ फॉर्मूला फिर ये लगाएंगे, हमारा क्या बन गया है, a की स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 बन गया, प्लस 1/x की पावर यहाँ 4 बन जाएगा, प्लस 2a भी बनेगा, 2x² बनेगा प्लस 1/x² बनेगा। ऐसे ये कट जाएगा इससे, दोनों से 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 196 होता है, 196 होता है। 14 की 14 मल्टीप्लाई करेंगे 14 196 होता है। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और इजकल टू क्या, 196 में से 2 माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 194। तो दैट मीन्स आंसर बना x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इजकल टू 194। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया 194। दैट इज योर आंसर। तो 194 कहाँ चला गया, ए पार्ट के साथ चला, ए इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा प्यारे दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सभी बहनों भाइयों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे आने वाले एग्जाम में उन सभी बहनों भाइयों को ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल हो, उनके लिए है ये वीडियो जो है सभी तक पहुँचाएँ। और आपके अपने चैनल स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम चैनल को जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक वीडियो को देख लिया लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सभी मेरे बहन भाई हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी। चलिए पढ़ते आगे 17 क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है कि अंडर रूट ऑफ 0.81, 2.5, 3.24 डिवाइड बाई 0.0625, 7.29 का वैल्यू क्या होगा। एक तरह से आपको अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट निकालना है। इजी क्वेश्चन है, बस अंडर रूट निकालना आना है। 81 लिखा हुआ, 2.5 लिखा हुआ, 3.25 लिखा हुआ, अपॉन में क्या लिखा हुआ 0.0625, 7.29। ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो वैल्यू है 0.081 ये 0.9 का स्क्वायर है, ये 0.5 का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा ये क्या है 0.5 का स्क्वायर है, ये क्या वैल्यू है अगले वाली, दैट इज ये जो है आपका 1.8 का स्क्वायर है। हाँ, ये वैल्यू जो नीचे दिखा रखी है हमारे पास ये 0.25 का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा ये इसको ऐसा कर लीजिए, ये 2.5 ना होगी, ये वैल्यू जो है हमारे पास में 0.25 है, क्योंकि 5 5 25 होता है ना, तो ये पॉइंट यहाँ की बजाय आगे होगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 0.25, क्योंकि 5 में 25 होता है, 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.25 बनेगा। हाँ, ये वैल्यू जो है यहाँ पर यहाँ ना होके ये वैल्यू यहाँ ना होके यहाँ होनी चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, इट मीन्स यहाँ होनी चाहिए थी, दैट इज दिस वन 0.25। अच्छा बन गया, चलिए और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, ये नीचे क्या है
7.29, ये होता है 2.7 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो सब क्या कट जाएंगे, क्योंकि बाहर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये बचेगा सीधा 0.9, ये बचेगा कितना 0.5, ये बचेगा 1.8, ये बचेगा 0.25 और ये बचेगा 2.7। अब देखो कितना बन गया, इन दोनों जीरो से तो पॉइंटों से तो ये जीरो पॉइंट कट गया, इस वाले से ये कट गया, क्या बचा जी 9 5 45 या 5 से काट लेना, ये 9 गुना 5 और गुना 18 बटे 25 गुना 27, ठीक है जी। अच्छा 5 5 25 होता है और 9 3 27 होता है और 3 6 18 होता है, 6/5, ठीक है। और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आंसर आ जाएगा, 1.2 इज योर राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, ये चला गया बी पार्ट के साथ में, 1.2 आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी तबीयत हमारी आज वीक है, चलिएगा क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में 18 क्वेश्चन। यदि किसी संख्या की बात कर रहा है, हाँ संख्या की बात कर रहा है, यदि किसी संख्या का 2/3 84 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। मान लेते हैं, माना जो संख्या हमारे पास है वो x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहते हैं, x का 2/3 क्या है 84 है, ठीक है। तो x क्या है हमारे पास में, x की वैल्यू क्या होगी 84 में 3 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, 2 का 2 चौकार 2 दूना 4, 42 गुना 3 हो गई, और 42 गुना 3 कर देंगे तो 42 इंटू 3 करें तो x का आंसर कितना बन गया 126 बन गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, उस संख्या का 45%, संख्या यानी कि 100, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या का जो संख्या प्राप्त हुई है संख्या का 45% कह रहा है। संख्या मिली है 126, इसका 45% यानी कि 45/100 ये होगा ना, 126 गुना 45 कितना होता है 567, 567 और बटे 100 कर देंगे तो आंसर बन गया 56.7 इज योर राइट आंसर बन जाएगा। 56.7 चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वें क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए थी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसे बहुत अच्छा सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन अपने आप पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप यदि 2x - 3x + 4 + 2 of x - 3x - 1 = हो जाए 4x² + 2x - 11 तो 2x + 3 का मान क्या होगा। मल्टीप्लाई करवा रहा है बस ओनली, यानी 2x - 3 जो दिखा रखा 2x - 3 हो गया, साथ में क्या हो गया x + 4 हो गया और प्लस में कितना आ गया दुगना ऑफ x - 3 हो जाए = क्या बन जाए 4x² प्लस ऑफ 2x - 11 हो जाए, यानी x की वैल्यू पहले आपको निकालनी है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 में करें 2x² बन जाएगा हमारे पास में, फिर 2 का 4 में करेंगे 2 चौका 8x बन गया हमारे पास में, ठीक है। माइनस का 3x बन गया, माइनस का 3 चौक कितना 12 बन गया, प्लस का 2 कर दें, x - 1 भी था साथ में, x - 1 भी था लिखा नहीं गया, x - 1 भी लिखेंगे फिलहाल अभी, x - 1 भी था यहाँ पर, ये इसे दोबारा लिख देंगे, ठीक है। ये x - 1 भी था साथ में, ये यहाँ पर कितना था x - 1 भी था साथ में, तब जाके था 4x² प्लस 2x - 11 जब ये था। अच्छा चलो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी थोड़ी देर में करेंगे, x² बन जाएगा, माइनस x बन जाएगा, माइनस का 3x बन जाएगा और प्लस का 3 बन जाएगा, बंद कर दिया 4x² प्लस 2x - 11 और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्या बन गया 2x² बन गया, 5 और 3 8 और 3 करेंगे तो प्लस का कितना बन गया 5x बन गया,
-12 से रहा, प्लस का कितना बन गया, देखो यहाँ से देखेंगे तो ये 4 हो जाते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बाहर से, 2x² बन गया, -4 ये 2 बाहर से कितना माइनस का 8x बन गया, और प्लस का कितना बन गया हमारे यहाँ 6 बन गया, इजकल टू 4x² और प्लस का 2x और माइनस का 11 बन गया। एडजस्ट करेंगे x की स्क्वायर की वैल्यू को, ये दोनों है यहाँ पर कितने बन गई, ये बन गई 4x², ठीक है। x को देखें ये 5x है, ये 8x है, माइनस के 3x बन जाते हैं, ठीक है। माइनस के 12 हैं, प्लस के 6 दिखा रखे हैं, तो माइनस के 6 बन जाते हैं। अब इस वैल्यू को पर इधर ले आएँ, इस वैल्यू को भी इधर ले आएँ, तो माइनस के क्या बन जाएंगे, 4x² बन जाएंगे, माइनस के 2x और प्लस का 11 बन जाएगा, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 में से 4 ये तो कट गए दोनों, तो ठीक है। अच्छा, माइनस के 3x है और माइनस के 2x है, माइनस से क्या बन गए 5x बन गए, और ये कितना 11, ये आपका प्लस के क्या बन गया 5 बराबर 0 बन गया। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब ये बन गया कि x जो आपका माइनस का 5x है वो इजकल टू -5 बन गया। क्लियर। अच्छा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, -5 को -5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार डिवाइड होगा, x का आंसर हो गया 1। हमें क्या निकालना, हमें तो 2x + 3 निकालना था, 2x + 3 निकालना है, तो 2 × 1 + 3 कितना बन गया 2 + 3, यानी कि आंसर बन गया 5। बस ये आपका आंसर था, छोटा सा आंसर था, बस कैलकुलेशन करके आपको फाइंड करना था, तो सी आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 20 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहता है, एक दुकानदार ने ₹6 में 10 टॉफ़ियों की दर से टॉफ़ियाँ बेची हैं, सेल की हैं, उसे 20% का लाभ प्रॉफिट प्राप्त हुआ, उसे ₹4 में कितनी टॉफ़ियाँ मिली होंगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, सेलिंग प्राइस है 6 रुपये का, प्रॉफिट मिल रहा है कितना, प्रॉफिट मिल रहा है कितना 20% का। क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि सेलिंग प्राइस में 100 की मल्टीप्लाई कर दें और क्या कर दें 100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंटेज आया है, अगर उसकी क्या कर दें हम प्लस कर दें कितना प्रॉफिट परसेंटेज आया है, P फॉर प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। देखो कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस है 6 इंटू क्या कर दिया 100 बटे 100 में 20 ऐड कर दिया, 120 बन गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 600 बटे 120। क्लियर। चलिए 12 पंजा 60 होता है, कितना आ गया कॉस्ट प्राइस, CP आ गया 5 रुपये है, यानी 5 रुपये में मिली टॉफियों की संख्या कितनी है, कितनी है 10, यानी कि ₹5 में जो मिली टॉफियाँ हैं, मिली जो हमारे पास में टॉफियों की संख्या है, टॉफियों की जो संख्या है वो कितनी है 10 है। अगर 1 रुपये की बात करेगा, 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ मिलेंगी, तो 10/5 मिलेंगी। कितने रुपीज़ कितने थे उसके बाद, अगर ₹4 की बात करें, 4 रुपये में कितनी टॉफियाँ मिलेंगी, तो 10/5 × 4, छोटा सा क्वेश्चन था, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 2 × 4 मतलब उसको 8 टॉफियाँ मिली होंगी। है टॉफियों की संख्या कितनी आ गई 8 आ गई, कि 2 × 4 जो होता है 8 होता है। आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, सी आपका बन गया राइट आंसर। क्लियर हुआ, 8 नंबर आपका निकला, टॉपिक संख्या 8 आ गई, आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो सभी क्वेश्चन जो आपको हम करा रहे हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए जो जनवरी में होने वाला आपका, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सभी क्वेश्चन सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए। क्वेश्चन ही कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिगर हैव एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। निम्नलिखित आकृति में किसी आकृतियों के युग्म में ठीक 2 सममित रेखाएं होती हैं। 2 सममित रेखाएं किस युग्म में हैं, जैसे आयत और वर्ग है, समचतुर्भुज या पतंग है, आयत और समचतुर्भुज है, या समचतुर्भुज और वर्ग है। देखो सममित रेखा की अगर हम बात करें, सममित रेखा की अगर बात करें तो
अगर सममित रेखा की बात करें, डेफिनेशन क्या है सममित रेखा की बात करें, तो डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी रेखा जो किसी आकृति को दो समान भागों में विभाजित करे। यानी ऐसी रेखा जो किसी आकृति को, जो किसी हमारे पास में आकृति अगर दिखा रखी हो को क्या करती है, इट मीन्स दो समान अगर भागों में विभाजित कर दे, भागों में अगर क्या कर दे, विभाजित करती है, विभाजित आपकी करती है, तो उसे क्या कहते हैं, सममित रेखा कहते हैं। ठीक है, करती है तो ऐसी रेखा जो किसी आकृति को दो समान भागों में विभाजित करती है क्या कहती है, सममित रेखा कहलाई जाती है। अच्छा, हम आयत की बात करते हैं। आयत हो गया इस प्रकार से, लंबाई बड़ी चौड़ाई छोटी, ठीक है, इस प्रकार से। इसमें कितनी सममित रेखाएं होती हैं, देखो एक तो इसमें ये होती है, ठीक है, एक इसमें ये होती है, तो इसमें कितनी होती है सममित रेखाएं, इसमें कितनी होती हैं, दो सममित रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं, दो सममित रेखाएं होती हैं। किसमें, आयत में। कितनी होती हैं, दो होती हैं। अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग की बात करें, ये हमारा वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग की बात करें, देखिए इसमें यहाँ तो होती ही है, साथ में डायगोनल से भी निकल के जाती है, इसके जो कोने हैं इसको भी निकल के जाती हैं, और ये ऐसे पार निकल जाएगी इस प्रकार से। तो इसमें कितनी होती है, इसमें सममित रेखा होती है 4। कितनी होती है, 4 सममित रेखाएं होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर हम समचतुर्भुज की बात करें, समचतुर्भुज की बात करें, समचतुर्भुज की बात करते हैं, समचतुर्भुज की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार से हम समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास समचतुर्भुज जैसी एक फिगर बन जाती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, यानी ये दोनों इन्हीं से ही पास होके जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें कितनी होती है, इसमें भी कितनी होती है सममित रेखाएं, 2 होती है। इसका मतलब पॉइंट ये बना हमारे पास कि अगर हम आंसर की ओर जाएं, आंसर की ओर जाएं तो आयत यानी ये वाला, क्योंकि इसमें 2 होती हैं, और कितना, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की बात करें तो इन सभी में, आयत और समचतुर्भुज में क्या होता है, 2 सममित रेखाएं होती हैं। 2 हमारे पास सममित रेखाएं होती, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है। तो आंसर कहाँ चला गया, आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, आयत और समचतुर्भुज जो है ये आपका आंसर बन जाता है। क्लियर, सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 में। हाँ, क्वेश्चन 22 क्या कहता है ये कहता है कि अगर ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसमें क्या क्या रखा है, BA और BC दोनों बराबर हैं, यानी ये वाला BA और ये BC दोनों बराबर हैं। ठीक है, और एंगल ABC 40 डिग्री का है, यानी एंगल ABC ये जो एंगल दिखा रखा है ये 40 डिग्री का है, और भुजा AC को एक बिंदु D तक बढ़ाया गया है, और इसको आगे D तक बढ़ा दिया ऐसे। तो जो BCD होगा, ये वाला, ये जो एंगल होगा BCD, ये कितना होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो अगर इसको हम x मान लें तो ये भी x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिखा रखा है कि AB इजकल टू कितना होगा, BC होगा। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इस प्रकार से कि इन ट्राइंगल ABC में ये दिखाई रखा है कि AB इजकल टू BC होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल आपका BAC है और जो एंगल हमारा कौन था ACB है या BCA है हमारे पास में, वो दोनों बराबर होंगे। हमने मान लिया वो दोनों x डिग्री के होंगे। क्लियर। अच्छा, तो क्या होगा कि एंगल x प्लस 40 डिग्री मिल के 180 बनाने चाहिए। इसका मतलब दोगुना ऑफ एंगल x इजकल टू 140 है, 180 में से 40 चला गया, उधर जाके माइनस हो गया,
तो 140 डिग्री रह गया, 140 डिग्री रह गया। अब यहाँ से अगर एंगल एक्स निकालेंगे तो 140 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको 70 बार काट देगा, तो एंगल एक्स की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यानी ये एंगल 70 डिग्री का होगा तो ये भी 70 डिग्री का होगा। या तो लीनियर पेयर से देख लो कि ये 70 है तो लीनियर पेयर से कितना होगा, दिस इसको y मान लें तो x प्लस वाई कितना होगा 180, तो लीनियर पेयर से हम निकाल लेंगे। नहीं तो ये कह लो कि एक्सट्रीम एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है, यानी कि दोनों का सम 70 प्लस 40 110 होगा, ये भी 110 निकल आएगा। तो एंगल y जो है वो कैसे होगा, 70 प्लस 40 से भी निकाल सकते हैं कि एक्सट्रीम एंगल इजकल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है, तो एंगल y की वैल्यू 110 डिग्री निकल के आ जाएगी। यही आपका आंसर बन गया, 110 डिग्री हो गया। सी पार्ट के साथ चला गया आपका आंसर, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है 10 सेंटीमीटर आधार की जो त्रिज्या दिखा रखी है, 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 77 सेंटीमीटर ऊंचाई तक दूध है। जब दूध को एक घनाभाकार बर्तन में, क्यूबोडिकल शेप का बर्तन है जिसका आधार 22 सेंटीमीटर का एक वर्ग होगा, आधार वर्ग का मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर रही होंगी, में डाल दिया जाता है, तब इस बर्तन में दूध किस ऊंचाई तक आएगा अगर पाई को 22/7 लिया गया होता तो। ठीक है, चलिए ऐसा एक हमारे पास बेलनाकार बर्तन है जिसका आधार यानी रेडियस 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बेलन का क्या निकाल लें, आयतन निकाल लें, तो जो होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। देखो पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 ही ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेडियस कितना है 10 गुना 10 हो जाएगा, हाइट कितना दिखा रहा 77 दिखा रखा है, तो 7 से ये 11 बार कट जाएगा, 11 की 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 होता है, 242 होता है, उसमें 2 जीरो और आ जाएंगी। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब ये तो बेलन का आयतन हो गया। क्लियर, अब क्योंकि घनाभाकार बर्तन में दूध का आयतन निकालना है, जो हमारे पास घनाभ के आकार का बर्तन है, यानी घनाभाकार जो बर्तन हमारे पास में दिखा रखा है में जो दूध डाला गया है उसका आयतन कितना होगा, इसकी अगर हम बात करें तो वो होता है लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। अब क्योंकि उसने कहा कि आधार वर्ग होगा, ठीक है, घनाभ में आधार वर्ग है, अगर आधार हमारा कितना है, आधार की बात करें आधार वर्ग है तो इसका मतलब लेंथ बराबर ब्रेथ के होगा, बराबर 22 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से जो आयतन बनेगा किसका, घनाभ का आयतन बनेगा है, वो कितना बनेगा, एल बी एच की बात कर रहा है, तो एल का मतलब कितना बनेगा 22 बनेगा, गुना 22 बनेगा। ठीक है, और गुना एच बनेगा। मान लिया ये जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है ये वॉल्यूम V1 निकल के आ रहा है, और ये जो वॉल्यूम निकल के आया मान लिया ये V2 वॉल्यूम निकल के आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 बराबर क्या बन गया V2 के। ठीक है, तो क्या बन गया 24200 बराबर 22 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई एच। हमें तो एच निकालना हमें तो कितना गए 24200 को 22 गुना 22 से डिवाइड कर दें हैं। अच्छा 22 इसको 11 बार काट देगा तो 11, और 11 इसको 2 बार काट देगा तो क्या बन गया 100/2 बन गया, 11 एकम 11 हो गया, एक गुना 100 मतलब कितना 100 अपॉन कितना 2, और 2 इसको 50 बार काट देगा 100 को, तो एच कितना आ गया, एच आ गया 50। ठीक है, सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा निकल के आ गया 50 आपका आंसर बन गया, और 50 आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और आपके अपने चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन मेरे बहनों भाइयों ने अभी तक एग्ज़ाम को हमारे इस मतलब वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है
कि यदि 14, 13, 18, 16 k और k प्लस 3 का माध्य 13 है तो k, 8, 9, 11, 5, 10 और 6 का माध्य कितना होगा। चलिए सोल्व करते हैं। देखो माध्य का मतलब तो आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या, यानी कि अगर किसी का हम माध्य निकालते हैं तो जो आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों का क्या कर दीजिए हैं, योग कर लेते हैं। आंकड़ों का योग कर लीजिए और डिवाइड बाई क्या कर देंगे जो आंकड़ों की संख्या होती है, आंकड़ों की जो संख्या होती है उससे आप उसको डिवाइड कर लीजिए तो माध्य निकल आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माध्य 13 दे रखा है। आंकड़ों का योग की बात करें यानी कि 14 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 16 प्लस कितना k और k प्लस 3 डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या कितनी है 6 है, डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। ठीक है, 13 78 होता है, 78 इज इक्वल टू कितना बन गया। देखो इन सबको जोड़ लीजिएगा, कितना 14, 13, 18 और 16 और यहाँ क्या बचा हुआ है k प्लस 3 तो क्या 61 प्लस k और k प्लस 3 तो ये मिल गया और डिवाइड बाई 6 तो उधर मल्टीप्लाई हो गया। 61 में 3 प्लस कर दें, ठीक है 64 बन गया। ये कितना 2k प्लस 64 किसके इक्वल है 78 के। तो 2k किसके इक्वल आ गया 78 माइनस 64 माइनस कर देंगे तो क्या बन गया आंसर 14। k का आंसर देख ले, k बन गया 14/2, 2 सते 14, k का आंसर आ गया 7। ठीक है, k की वैल्यू प्राप्त हो गई आपको। ठीक है, k का मान अगर आप इसमें रख देते हैं तो माध्य क्या निकल के आता है ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो माध्य क्या निकल के आएगा कब, जब यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगले वाले पार्ट की बात करते हैं कहाँ पर कि k प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 11 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 6 कर दें और डिवाइड बाई क्या कर दें इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दें और k के प्लेस पे आप 7 रख दें। यहाँ आप 7 रख दें k के प्लेस पे कि ये क्या हो जाए 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 6 हो जाएगा और डिवाइड बाई 7 कर देंगे और जब आप उन सबको जोड़ेंगे ऊपर से तो 56 आंसर आएगा। नीचे 7 8 56 होता है 8 हो गया। तो माध्य जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 8 निकल के आ गया और यही आपका आंसर बन गया। माध्य बन गया 8, चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक थैले में सफ़ेद, काले और हरे रंग के 150 कंचे हैं। थैले में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली रूप से निकाला जाता है। जब रैंडमली रूप से कंचा निकाला जाता है तो क्या कहता है ये कि सफ़ेद कंचा आने की प्रोबेबिलिटी दिखा रही है, प्रायिकता 7/10 होगी और काला कंचा आने की प्रायिकता 3/25 होगी। तो थैले में हरे रंग के कितने कंचे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरे रंग के कितने कंचे हैं। देखो थैले में कुल कंचों की संख्या अगर बात करें, थैले में सफ़ेद, काले और हरे रंग के जो कंचे हैं यानी थैले में जो थैला दिखा रखा है, थैले में इट मीन्स कुल कंचों की संख्या कितनी है। कुल हमारे पास में जो कंचों की संख्या कह रहा है वो कितनी है हमारे पास में 150 है। कितनी है 150 है। अब सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता कितनी है। अगर हम सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता करें तो सफ़ेद कंचा आने की अगर प्रायिकता की बात करें तो कितनी होगी। क्या दिखा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता 7/10 है। 7/10। कुल कंचे कितने हैं 150। तो डिनोमिनेटर में 150 आना चाहिए। तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 15 सत्ते 105/150 कुल कंचे बन गए नीचे। तो सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता कितनी बन गई 105/150 बन गई। ऐसे ही अगर हम बात करें काले कंचे की तो काला कंचा आने की जो प्रायिकता बनेगी
यानी कि जो प्रायिकता बनती है वो कितनी बनेगी, 3/25 को 25 छिका कितना होता है, 150 होता है, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 6 तियो 18/150 बन जाती है। क्लियर। थैले में हरे कंचों की संख्या निकालनी है। अब हमें क्या करना है कि थैले में क्या करना है, जो हरे कंचों की संख्या निकालनी है। कंचों की अगर हमें संख्या निकालनी है तो संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगी, टोटल जो कंचे हमारे पास में हैं उसमें से जो न्यूमरेटर बना पहले वाला 105 और जो दूसरे बनने वाला बना 18, इन सबको जोड़ के घटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 150 में से 123 माइनस हो जाएगा जो 27 प्राप्त करेगा, और 27 बन गया आपका आंसर। आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, डी पार्ट बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में कि आपको कुछ भिन्न दिखा रखी है, क्या है, एक भिन्न है 1/75, 2/149, 3/224, 4/299, 6/449 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो 1/75 1/75 की बात करें तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0.0133 के आसपास मिलेगा। ऐसे ही 2/149 की बात करें, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 0. कितना आएगा हमारे पास में, 0.134 आंसर आपको मिलेगा। 3/, 224 की हम बात करें तो इसका आंसर 0.01339 मिलेगा। ऐसे ही 4/, 299 की बात करें, 299 की बात करें, 299 की बात करें तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, 299 की बात करें, एट मीन्स 299 की अगर बात करें, 299 की बात करें तो आंसर आपको 0. कितना होगा, 01, एट मीन्स 3377 तक आपको आंसर मिल जाएगा। 6/, 449 की बात करें तो आपको आंसर 0.013363 तक आपको आंसर मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी भिन्न की हम बात करें, देखो सबसे बड़ी से मतलब मेरे पास क्या हुआ कि प्लेस देखो, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4, ऐसे पॉइंट के बाद 1 2 3 4, यानी कि ये 4 प्लेस जो है पॉइंट के बाद वाले, इन सबको चेक करो सबके, ये यहाँ 4 पॉइंट जो आपको दिखा रखे हैं, इट मीन्स 1 2 3 4, यहाँ तक जो 4 पॉइंट आपको दिखा रखे हैं 4 पॉइंट तक, ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 ये यहाँ तक देख रहे हो। अब देखो अगर सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ा नंबर चौथे प्लेस पे 4 है ये, ठीक है, 0.0134, यहाँ पर सब में 33 आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करूँ, बड़ी भिन्न की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी भिन्न की अगर बात करते हैं तो वो होगी हमारी कितने, दैट इज़ 2/149, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी भिन्न की तो ये तो क्या हुई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अगर हम सबसे छोटी भिन्न की बात करते हैं, सबसे छोटी भिन्न की बात करते हैं तो देखो सबसे छोटी भिन्न से मतलब अगर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 5 प्लेस तक की बात करें, 5 प्लेस तक तो सबसे बड़ी हो गई। 5 प्लेस तक की बात करें, यहाँ तक की बात करें तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक की बात करें, 1 2 3 4 5 यहाँ तक की बात करें तो सबसे छोटा आपको कौन मिल रहा है, 1/75 मिल रहा है, 175 प्राप्त हो रहा है। तो सबसे बड़ी भिन्न प्राप्त हुई 2/149, सबसे छोटी भिन्न प्राप्त हुई 1/75। आंसर चला गया किस साथ में, बी पार्ट के साथ में, 2/149 बड़ी और 1/75 छोटी भिन्न हो जाती है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में, अगर आप ये देखें कि 767 और 2773 है 2773 का LCM उनके HCF का K गुना है, तो K का मान बताइए कितना होगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं कितना
देखो ये हमारे पास में कितना है कि वैल्यू हमारे पास जो दिखा रखी है, सॉल्यूशन करते हैं किस प्रकार से बनेंगे। ये हमारे पास में है कितना 767, ठीक है। इसके अगर आप फैक्टर करें, इसके फैक्टर करें तो ये ओड नंबर से कटेगा 13 से, और ये 5 जा और 9 टाइम कट जाएगा, फिर ये 59 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 767 है वो हमारे पास में 13 × 59 ये फैक्टर देता है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, जो हमारे पास में नंबर जो दूसरा दिखा रखा है, अच्छा ये दूसरा नंबर हमारे पास क्या दिखा रखा है, ये हमारे पास में 2773। अच्छा अगर हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे ये पॉइंट जो हमारे पास में होता है ये सीधा सीधा 47 से जाएगा और 59 टाइम जाएगा, और 59 से एक बार फिर चला जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर है 2773 है, ये हमारा कितना होता है 47 मल्टीप्लाई बाई 59 होता है। अगर हम इन दोनों के किसकी बात करें, LCM की बात करें, LCM लिस्ट कॉमन हमारे पास मल्टीपल जो है वो कितना होगा, देखो 13 × 47, और जो दोनों में आ रहा है वो एक बार लेंगे LCM के केस में, मल्टीप्लाई बाई 59। इसकी मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो आपको जो LCM है वो मिल जाएगा 36049। और अगर HCF की बात करें तो HCF तो 59 होगा ही। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो LCM है इज इक्वल टू HCF का क्या होगा, K गुना होगा। अगर K निकालना हो तो LCM को HCF से डिवाइड करना होगा। LCM की वैल्यू मिली है 36049 और ये मिला है 59, ठीक है। तो डिवाइड कर लेंगे, कितना है 36049 है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 59 से डिवाइड करते हैं। कितना होता है 5 अंक 30, 6 बार चला लेंगे, कितना आ जाएगा 354 आ जाएगा। माइनस कर दीजिएगा, कितना बन गया 6 बन गया, 4 उतार लिया। फिर 1 टाइम चलाएंगे आप, 59 टाइम चलेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा 5, 9 उतार लेंगे। फिर 1 टाइम चलेगा, 59 पूरा कट गया। दैट इज़ के का आंसर कितना बन गया, के का आंसर आ गया 611। ये आपका बन गया, आपका बन गया राइट आंसर, और 611 चला गया सी पार्ट के साथ में, ठीक है। सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका अपना चैनल स्टारडार्ट क्लासेस एग्ज़ाम, इसी चैनल को जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिससे आने वाली वीडियो का जो बहुत बेहतरीन वीडियो आपको आने वाली वीडियो मिलेगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्या कहता है कि दिया गया है 2.142 प्लस 1.102 प्लस 0.21 माइनस 4.124 इज इक्वल टू के माइनस 3.26 है। के में से क्या घटाया जाए जिससे इसका मान 2.5 हो जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यानी जो वैल्यू दिखा रखी है सबसे पहले उसे सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि 2.142 प्लस 1.102 प्लस 0.21 माइनस 4.124 इज इक्वल टू जो है वो के माइनस 3.26 दिखा रखा। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के जो प्लस के नंबर हैं तो आपका आंसर जो प्राप्त हो जाएगा 3.454 प्राप्त हो जाएगा। माइनस ऑफ 4.124 कर दें तो ये वैल्यू के माइनस 3.26 के इक्वल आ जाती है। अब इसमें से अब इसे क्या करते हैं, माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस के ज़्यादा है तो 0.67, लेकिन वो माइनस के प्राप्त होंगे, ठीक है। इज इक्वल टू के माइनस 3.26 वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। अब इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए तो के का आंसर क्या बन जाएगा,
3.26 माइनस 0.67 बन जाएगा, जो माइनस करने से 2.59 आपको प्राप्त होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब k के मान में से क्या घटाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, k के मान में से क्या घटाएं? तो मान लिया k के मान में से आपने x घटा दिया तो आपको 2.5 प्राप्त हो जाए। अब k का मान कितना बना है? k का मान बना है 2.59 में से x घटाने पर आपको 2.5 प्राप्त होता है। तो x को उधर ले जाओ, 2.5 उधर ले आओ, तो x की वैल्यू कितनी बन गई? 2.59 माइनस 2.5 बन गई। तो x कितना मिल गया? x मिल गया 0.09 प्राप्त हो जाता है। क्लियर? यही बन गया आपका राइट आंसर 0.09। 0.09 है डी पार्ट के पास में, तो डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लिए थे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए बनाई गई है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिए हैं जो पिछले सालों में अभी करंट में पूछे गए हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरह से इन्हें आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर प्राप्त हो गया है। कितना? इट मीन्स डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्या कहता है क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपका वैल्यू क्या दिखा रखा है कि इफ़ अगर 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 35 हो और xy को माइनस 20 बताया गया हो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कितना 25x अपॉन वाई प्लस 9y अपॉन एक्स क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। चलिए क्या होगा आंसर? देखो क्वेश्चन में जो वैल्यू दिखा रखी है क्या दिया हुआ है कि 5x माइनस ऑफ 3y 35 होता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ। हम क्या करते हैं, इस 5x माइनस 3y के दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे 35 का स्क्वायर कर दिया, इसे खोलेंगे तो क्या बनेगा? 5 बजे 25x स्क्वायर बनेगा, माइनस 3 तिया 9y स्क्वायर बनेगा, हाँ क्योंकि प्लस में बनेगा, माइनस में क्या बनेगा 2ab, तो 2 5 जा 10 तिया 30xy बन गया, और 35 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 1225 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक्स वाई के प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं? माइनस 20 रख सकते हैं, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में। तो 25 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 30 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 1225 बन गया। अब ये 30 गुना 600 बन गया प्लस के। ठीक है, तो क्या बन गया 25x स्क्वायर प्लस ऑफ 9y स्क्वायर प्लस के बन गया 600 बराबर बन गया 1225। क्लियर? चलिएगा क्या करेंगे, 25 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो 1225 है इसमें से आप 600 माइनस कर दीजिए तो आपको क्या बन जाएगा 625 प्राप्त हो जाएगा। तो 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 625 मिल गया। अब आप क्या करते हैं, दोनों ओर एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। तो 25 ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ऐसे एक्स वाई प्लस 9y स्क्वायर डिवाइड बाई ऐसे एक्स वाई इज इक्वल टू 625 डिवाइड बाई एक्स वाई, यानी यहाँ से तो x से x कट जाएगा, यहाँ से y से y कट जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में कितना, इट इज़ वैल्यू बन जाएगी कितनी, इट मीन्स 25x अपॉन वाई प्लस 9y अपॉन x इज इक्वल टू 625 बटे, अभी एक्स वाई की वैल्यू माइनस का 20 है, इस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है इसकी माइनस 20 होती है। तो कर दी 5 से, 5 चौका 20 होता है, 5 5 10 5 25 कितना हो गया माइनस का 125 बटे 4 आंसर आ गया। माइनस का 125 बटे 4 आपका आंसर बन गया। राइट आंसर बन गया कितना, माइनस का 125 बटे 4 आपका आंसर बन गया, क्योंकि हमें 25x बटे वाई बन गया, 25x बटे वाई बन गया यहाँ पे, प्लस 9y बटे x ये बन गया। इसका आंसर पूछा गया था, आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सभी बहन भाइयों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। स्टारडार्ट क्लासेस एग्जाम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या कहता है क्वेश्चन 30 के अंदर? ये कहते हैं कोई दुकानदार एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और उसे इससे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि खिलौना का क्रय मूल्य जो है वो 160 रुपये है, खिलौना का जो खिलौना है उसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 160 रुपये हो, तो अंकित मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए देखो, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको तो देख लें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस दिखा रखा है 160 रुपये, ठीक है। अब मान लेते हैं जो मार्केट प्राइस है उसका, एमपी जो है मार्केट जो प्राइस है वो उसका हमने एक्स रुपये मान लिया। मार्केट प्राइस जो है एक्स रुपया हमारे पास होता है। चलिए देखो, जो सेलिंग प्राइस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाई कितना होता है 100 माइनस जो डिस्काउंट मिला है, जो डिस्काउंट परसेंटेज मिली है आपको, डिस्काउंट परसेंटेज जो मिली है अपॉन 100, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हुआ। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकला कि मार्केट प्राइस तो हमने एक्स मान लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना बनेगा 100 माइनस 20% का उसको छूट मिला और बटे क्या कर दिया हमने 100 कर दिया। तो एसपी कितना आ गया हमारे पास में, एसपी आ गया कितना 80x अपॉन 100, ऐसे निकल गया। ये एसपी निकल गया पहले केस में, एसपी निकल के आ गया। चलिए इसे हम सेलिंग प्राइस, जब हमारे पास में क्या मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 कह लीजिए। अच्छा, अब अगर हमारे पास इफ़ अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 160 रुपये है और क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने का, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना कितना हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 25% का, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी जो हमारे पास होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्या कर दें 100 प्लस जितना भी उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज जो आया है अपॉन क्या कर दें 100 कर दें, तो सेलिंग प्राइस निकल आता है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ से कैसे निकलेगा, देखो 160 तो कॉस्ट प्राइस था, मल्टीप्लाई क्या कर दिया 100 में क्या कर दिया हमने 100 में 25 जोड़ दिया, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 कर दिया, तो 125 हो गया। इट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो कितना निकल गया 160 गुना 125 और बटे क्या बन गया 100 बन गया। ये नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस है, दोनों ही सेलिंग प्राइस है हमारे पास में। तो क्या बन गया कि 80x अपॉन 100 जो है वो क्या हो गया 160 गुना 125 बटे 100 हो जाता है, 100 से 100 काट दो, कितना बन गया कि जो 80x है वो कितना हो गया 160 गुना 125 बन गया। अगर x हम निकालेंगे तो 160 गुना 125 बटे क्या कर देंगे 80 कर देंगे, 80 इसको 2 बार काट देगा, यानी 2 गुना 125 कर देंगे, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई ₹250 आ गया। 125 गुना 2 कर देंगे तो 250, यानी खिलौने का अंकित मूल्य जो है, जो हमारे पास खिलौना था तो हमारे पास में उस खिलौने का क्योंकि हमने x माना था मार्केट प्राइस को, तो खिलौने का जो अंकित मूल्य हमारे पास में है, अंकित जो मूल्य हमारे पास में होगा वो कितना हो जाएगा ₹250 हो जाएगा। तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो ये आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, सी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। आपका अपना चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा।
अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आपका अपना चैनल स्टाइल क्लासेस एग्जाम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।